हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि है आपकी क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का। जो सेशन चल रहा है वो है बच्चों यूनिट 4, राइट। जो यूनिट 4 है उसमें हमने स्टार्ट किया है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और जो अभी तक हमने इसके प्रीवियस सेशन में जो वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं वो है सेशन 1, 2, 3, 4। मतलब हमने 4 तो नहीं किया है, 4 हमने स्किप किया है। 5, 6 ये हमारे सेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे टोटल सेशन कंप्लीट हो चुके हैं सेशन 9 तक। आज जो हम मतलब सेशन 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेंटेन्स वर्क प्लेस सेफ्टी, राइट। जो सेशन नंबर 9 होगा वो होगा आपका मेंटेन वर्क प्लेस एंड सेफ्टी। मतलब कि यहाँ पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए आपकी सेफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक डायग्राम लिया है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि वर्क सेफ्टी, वहाँ पर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर रिस्क है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं या नहीं। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस है या नहीं, प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर्स रखे गए हैं, इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी है। तो मतलब कुछ रूल्स होते हैं आपके, राइट। तो वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट। अब देखिए, every organization must follow a standard set of safety rules and procedures. These rules must be stated and displayed clearly at important areas. मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स रहती है, राइट। अगर आपको वर्क प्लेस पे कभी भी कुछ दुर्घटना हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स रखे गए हैं कि वहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं, कितनी सेफ्टी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, राइट। देखिए, all the employees must be given a demonstrations and training to follow safety rules, basic safety rules to follow at workplace, right। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ काम होता है तो वहाँ पर लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर यहाँ पर किसी कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर जो लोग हैं उनकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है कि आपको यहाँ पर ये आपकी वर्क रहेगी, तो ये आपका वर्क का फ्लो रहेगा, राइट। तो जो कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स होती है किसी भी वर्क प्लेस पे, जो मतलब जो कॉमन है, मतलब अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वहाँ के सेफ्टी मेजर्स अलग रहेंगे, अगर कोई आईटी कंपनी है तो वहाँ के सेफ्टी मेजर्स अलग रहेंगे। बट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स कॉमन होते हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप्स, है ना, फॉल्स एंड स्लिप्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूज ऑफ फर्स्ट एड, राइट। तो यूज ऑफ फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, ये कुछ क्या है बच्चों, कॉमन सेफ्टी रूल्स हैं आपके। टाइमली रिपेयर शुड बी कैरिड आउट बाय अ competent person organization at a workplace home to avoid minimize any hazards, right। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी टाइमली, जो भी आपके पास डिवाइस है वो क्या हो, टाइमली रिपेयर होनी चाहिए। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पंखे लगे हुए हैं या एसी लगे हुए हैं या वहाँ पर जो वायरिंग गई है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, उनको टाइम पे रिप्लेस किया जाना चाहिए, राइट। कि क्या होता है कि कब कोई भी वायर है कभी भी किसी भी टाइम खराब हो सकता है, अगर वो दसों सालों से यूज होते जा रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट आएगा ही। तो ये सारे रीजन बनते हैं आपके क्या के, फायर होने के, राइट। तो वहां पर आग लगने के चांसेस इन्हीं कारण बनते हैं, राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस में उसकी बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, अगर वो बहुत दिनों से वहां पर है तो उसको प्रॉपर रिपेयर किया जाना चाहिए। होम टू अवॉइड मिनिमाइज एनी हजार्ड, तो वहां पर हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ी दुर्घटना वहां पर ना हो, राइट। चलिए, बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर, मतलब कुछ बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम फायर कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर। तो आग से बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुरक्षा के नियम होते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड प्रॉपर लेवल, तो जो फायर से बचने के जो प्लान्स होते हैं वो प्रॉपर लेवल पे वहाँ पर इंस्टॉल किए जाने चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, तो वहाँ पर जो ड्रिल होती है वो उसको हमेशा रेगुलर कंडक्ट कराते रहना चाहिए। स्मोक अलार्म्स होने चाहिए, मस्ट बी प्लेस्ड एट अ प्रॉपर इंटरवल, तो जो आपका स्मोक अलार्म्स होता है वो मतलब प्लेस होना चाहिए कि वो प्रॉपर इंटरवल पे बीप करे, राइट।
कीप वर्क प्लेस अ नॉन स्मोकिंग जोन, तो आपका जो वर्क प्लेस होता है उसको नो स्मोकिंग जोन मतलब बनाना चाहिए कि वहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी पर्सन वहाँ पर स्मोक ना करता हो, राइट। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरिटी, जो आपका मेंटेनेंस होता है सेफ्टी है ना, मतलब जो आपके इक्विपमेंट होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं उनको टाइम पे क्या करना चाहिए, टेकन केयर करना चाहिए, टाइम पे उनका रिपेयरिंग होनी चाहिए, टाइम पे वो रिप्लेस होना चाहिए, इस बात के लिए नियम बने होने चाहिए, राइट। कि जैसे कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं तो वो कई सालों से यूज होती है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, रूल्स बने हुए हैं कि अगर आपकी मशीन है 20 साल से चल रही है तो उसके जो पार्ट्स हैं उनको आप चेंज कराइए, अगर वो बंजर हो चुकी है या फिर वो डिसमेंटल हो चुकी है या फिर मतलब खराब हो चुकी है तो उनको आप रिप्लेस कर दीजिए, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को या कोई भी वर्कर को उस मशीन के कारण नुकसान ना पहुंचे या कोई भी दुर्घटना का कारण वो मशीनें ना बने, राइट। देखिए आगे चलते हैं, फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, राइट। कीप द मूविंग एरियाज क्लीन एंड क्लटर फ्री, मतलब जो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कई बार लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं ना, कि किस कारण स्लिप होते हैं कि भाई अगर आपका वो ऑर्गेनाइजेशन क्लीन नहीं है, कचरा फैला हुआ है, कुछ भी गंदगी पड़ी हुई है, तो इन कारणों से क्या हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। अगर स्टेप्स हैं वहाँ के प्रॉपर स्टेप्स नहीं बने हुए हैं तो वो भी आपके फॉल एंड स्लिप का रीजन बनते हैं। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड रिसीव्ड लाइट, मतलब जो आपका वर्क प्लेस होना चाहिए वहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉपर क्या होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वहाँ से अंदर से क्या हो सके, बाहर की रोशनी अंदर आ सके, राइट। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, हमेशा आपको ऐसे फुटवेयर वेयर करना चाहिए जो आपको स्लिप होने से बचाए, राइट। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, और जो आपका फ्लोर रहता है वो हमेशा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। हमेशा आप देखते हो हर ऑर्गेनाइजेशन में टाइल्स और मार्बल लगे होते हैं, अगर बच्चों इन पे थोड़ा भी पानी पड़ जाए तो ये क्या होता है, आपके स्लिप होने का कारण बन जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रहना चाहिए वहाँ के वर्कर्स को कि जो आपका फ्लोर है वो हमेशा क्लीन और ड्राई रहे, राइट। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, तो वहाँ पर अगर ऑयल स्पिल हो गया है या डस्ट जमा हो गई तो उसको इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए। तो ऑयल्स तो सबसे बड़ा रीजन बनता है फॉल एंड स्लिप का, इसलिए इन चीज़ों को, इन सेफ्टी मेजर्स का वहाँ पर ध्यान होना चाहिए वहाँ के वर्कर को कि ये सारी चीज़ें क्या बनती है, रीजन बनती है किसी भी बड़ी दुर्घटना होने का, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनकी सेफ्टी के लिए क्या रूल्स बने होने चाहिए, तो वो समझते हैं पहले। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर शुड बी ट्रेन टू हैंडल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेफ्टी, मतलब जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ की जो मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, प्रॉपर स्किल्ड होने चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो मशीनों को यूज़ करें। अदरवाइज वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है, अंडर स्किल्ड है और वो किसी बड़ी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो क्या बनता है, एक्सीडेंट का रीज़न बनता है, राइट। डैमेज एंड हजार्डस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, अगर वहाँ पर कोई मशीनें डैमेज हो चुकी हैं और उन मशीनों से अब कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस अगर आपको लग रहे हैं तो वैसे इक्विपमेंट को तुरंत ही वहाँ से रिप्लेस कर देना चाहिए, ओके। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्राइड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज, तो अगर वहाँ पे पुराने वायर हैं या जो वायर बीच से कट फट गए हैं, टूट गए हैं, जिनसे करंट फैलने के चांसेस हो सकते हैं या कोई वर्कर उस करंट की चपेट में आ सकता है, तो ऐसे डिवाइसेस को वहाँ से तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए, राइट। हीट इमेंटिंग इक्विपमेंट शुड बी कीप्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब अगर ऐसे सामान हैं जो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं उन सामानों को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रीज़न बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगने का, राइट। टेक केयर दैट द आउटलेट सर्किट शुड बी नॉट बी ओवरलेटेड, तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपका आउटलेट है या जो भी आपका सर्किट है वहाँ पे भी कभी भी ज़्यादा ओवरलोड ना बने, अगर ज़्यादा ओवरलोड होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये भी एक रीज़न बनता है बड़ी दुर्घटना होने का, राइट।
switches off and unplug the electrical appliances before cleaning or relocating them। अगर जब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं या रीलोकेट कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सारे स्विच ऑफ रहे या सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो क्या रहे, अनप्लग रहे, राइट। अगर क्या होगा, स्विच ऑन रहेंगे और सारे प्लग रहेंगे तो कभी भी अगर कोई भी वायर बीच से कटा है या टूटा है तो क्या होता है, करंट लगने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रख सकते हैं, राइट। तो ये रूल्स थे बच्चों इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के। आगे चलते हैं यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। तो यूज़ ऑफ फर्स्ट एड तो ये तो हमेशा हर जगह यूज़ होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, एटलीस्ट आप वर्क घर में भी हो तो आपको फर्स्ट एड का यूज़ पता होना चाहिए, राइट। लर्निंग फर्स्ट एड इज द सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यहाँ पे एवरी आना चाहिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इफ प्रोवाइडेड इफेक्टिवली एंड ऑन टाइम देन इट मे सेव लाइफ। तो इस चीज़ का बच्चों हर एक सोशल सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, राइट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी को चोट लग गई तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पास अगर वो सामान है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, राइट। कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं हमारे साथ, हम बस ट्रेन या कहीं पर भी हम सफ़र कर रहे हैं तो कई लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे पास हम अपने साथ फर्स्ट एड का छोटा सा बॉक्स लेके चल रहे हैं तो हम कई लोगों की जान ऐसे बचा सकते हैं, राइट। First aid is the immediately assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till the proper medical aid facility is provided। तो फर्स्ट एड क्या होती है बच्चों, इमीडिएट असिस्टेंट होती है जो क्या करती है, अगर आपको कोई भी इंजरी हो गई है, रास्ते में कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको आप बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो फर्स्ट एड के थ्रू। या तो आपने उसको बैंडेज कर दिया, डेटॉल लगा दिया या जो भी आपके पास मेडिसिन है आपने उसको इनिशियल लेवल पे दे दी ताकि वो उस लेवल तक जाने तक कि अगर आप उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हो तब तक उसकी हेल्थ क्या रहे, बैलेंस बनी रहे, ताकि उसकी हेल्थ में ज़्यादा लॉस ना हो, ताकि जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट बन रहा है उसकी जो हेल्थ है वो उसी लेवल पे स्टेबल रहे, राइट। ये हम समझ गए आप। आगे चलते हैं। Every organization must have basic first aid kit. Kit must have all necessary items. Make sure to check for the expiry of medical related item. तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हो तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमेशा वहाँ पर फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड किट रेडी रहे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, और वहाँ पर इस बात का भी ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर उस फर्स्ट एड किट में जितनी भी मेडिकल आइटम्स अवेलेबल हैं उनकी एक्सपायरी डेट हुई है या नहीं हुई है, इन चीज़ों का वहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाए, राइट। क्योंकि क्या होता है कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। कभी किसी को चक्कर आ गए, कभी किसी को फीवर हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क करती है फर्स्ट एड किट के रूप में, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए कि फर्स्ट एड किट का यूज़ क्या होता है। आगे चलते हैं। सम रूल्स ऑफ फर्स्ट एड आर, अब फर्स्ट एड के भी कुछ रूल्स हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पर्सन इंजर्ड है या जिसको भी चोट लगी है वो क्या रहे, काम रहे, वो घबराए ना, उसको आप क्या रखें, हमेशा काम रखने में हेल्प करें, वो पैनिक ना हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पैनिक होगा उसकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, उसको क्या रखिए, गर्म रखिए, अगर क्या रखिए, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, अगर उसको शॉक लगा है तो उसको आप क्या रखिए, गर्म एनवायरनमेंट पे रखिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, अगर उस पर्सन की बैक या नेक इंजरी हुई है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कराना चाहिए, राइट। अ वर्कर में फेस occupational hazards at workplace, तो यहाँ पर हम कुछ समझते हैं। An occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation, like people working in a chemical factory may get affected due to presence of certain chemical। अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और वहाँ पर केमिकल से रिलेटेड वर्क होता है और वो क्या हुआ है, किसी केमिकल से अफेक्ट हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल, है ना, किसी केमिकल से अफेक्ट हो गया है या कोई केमिकल के उसके ऊपर गिर गया है, तब वहाँ पर क्या करना चाहिए। Some types of occupational hazards are physical hazard, chemical hazard, biological hazard, behavioral hazard, radiological hazard,
ergonomic आई थिंक ergonomic hazard safety एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर वो किसी केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वहाँ पर इतने सारे हजार्ड से उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे कि फिजिकल हजार्ड, भाई कई चीज़ों का केमिकल है वहाँ पर, तो उसकी जो स्मेल रहेगी तो दोनों गैसों के मिक्सचर से मिक्सअप से कुछ नई गैस क्रिएट होती है, तो वो उसके अंदर जाएगी, तो वो क्या होता है फिजिकली हजार्ड हो सकता है, उसके साथ बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, मतलब कुछ केमिकल उसके अंदर गए हैं तो उसकी जो मतलब डीएनए आरएनए इनमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसके बिहेवियर में बदलाव हो सकते हैं, रेडियोलॉजी एक्टिव जो एलिमेंट अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो इसको लेकर भी वहाँ पे कुछ रूल्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, राइट। तो इन सारी सेफ्टी मेजर्स का ऐसी जगहों पर ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर केमिकल से रिलेटेड वर्क होते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कुछ केस स्टडी आपके सामने दी गई है, जैसे कि केस स्टडीज ऑफ हजार्डस सिचुएशन। मगर अगर आपके पास कोई हजार्डस सिचुएशन आ जाए तो वहां पर आप कैसे अपने आप को काम रखोगे या अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए आपके सामने कुछ केस स्टडी दी गई है, तो आप उसको रीड करिए, देन आप समझोगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे अपने आप को अलर्ट रखना है या अपने आप को एक्टिव रखना है, राइट। देखिए केस स्टडी 1 है हजार्ड ड्यू टू केमिकल्स। अगर किसी केमिकल से कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार रखोगे या उस टाइम में आपको कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है या कैसे प्रेजेंस करना है लोगों के सामने जिसके ऊपर भी ये दुर्घटना घटित हुई है। देखिए फ्रॉम पास्ट 2 years रामदीन वर्कड इन अ केमिकल फैक्ट्री वेयर कम्स टाइप्स ऑफ एसिड एंड एसिड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। 2 साल पहले की बात है, रामदीन किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करता था जहां पर एसिड से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं बनाए जाते थे। ही इज सपोज टू कैरी अ सैंपल ऑफ केमिकल इन अ स्पेशल फ्लास्क विद अ टाइट कैप। तो वो क्या कर रहा था, मतलब उसने क्या किया, केमिकल को किसी टाइट फ्लास्क में लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, राइट। He want to take them sample from a dispenser and did not fix the cap properly। तो उसने क्या किया उसने क्या किया, उस सैंपल को डिस्पेंसर में लेके गया और उसने प्रॉपर उस कैप को प्रॉपरली फिक्स नहीं किया, मतलब उसने जो बॉटल थी या जो भी था उसके पास उसने उस बॉटल का कैप प्रॉपर फिक्स नहीं किया। While carrying the chemical bag he slipped and because the cap was not fixed and the chemical slipped over his neck, lower half of his face and one head, the worker suppressed from severe burns due to chemical burns। तो हुआ क्या, वहां पर वो अनप्रॉपर मतलब जो कैप था वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ था, वो लेकर जा रहा था तो अचानक से क्या हुआ, उसका पैर वहां पर स्लिप हुआ और जैसे ही बच्चों उसका पैर वहां पर स्लिप हुआ वो तो जो केमिकल था वो उसकी गर्दन पर, लोअर हाफ पर और उसके फेस पर गिर गया और वो बुरी तरह से क्या हो गया बच्चों, जल गया, राइट। तो ये क्या हुआ, उसने किस तरीके से अपने आप को सफर किया कि भाई उसकी एक गलती के कारण सिर्फ उसने कैप को टाइटली फिक्स नहीं किया था, इसके कारण उसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर इस केस स्टडी से आपने ये सीखा, अगर वो उस कैप को प्रॉपरली फिक्स करता तो उसके साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता और वो अपने आप को सेफ भी रख पाता, बट उससे गलती क्या हुई, उसने उस कैप को प्रॉपर फिक्स नहीं किया और उस गलती के कारण वो इतना ज्यादा सफर्ड उसको करना पड़ा, राइट। तो ये थी बच्चों केस स्टडी 1, जहां पर आपने सीखा कि अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो तो केमिकल के लिए आपको कितना ज्यादा अलर्ट रहना है, अपने आप को कितना ज्यादा एक्टिव रखना है किसी भी काम को करते समय, राइट। अब चलते हैं केस स्टडी 2 के ऊपर। अब केस स्टडी 2 है हजार्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक अगर होता है तो आपको क्या करना है, राइट। देखते हैं। A 43-year-old gardener was electrocuted and lost control over his limbs while watering the plants in the park where he worked। तो हुआ क्या, 43 ईयर के एक गार्डनर थे जो क्या कर रहे थे, अपने प्लांट्स को पानी दे रहे थे। तो हुआ क्या, वहां पर जो वायर थी वो थोड़ी सी कटी हुई थी, राइट। तो उससे क्या हुआ, कंट्रोल उनका वहां पर मतलब वो उन्होंने लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज लिम्स वाइल वाटरिंग द प्लांट्स इन अ पार्क। तो उनका जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो गया, कंट्रोल लॉस्ट हो गया इन हिज लिम वाइल वाटरिंग द प्लांट इन अ पार्क वेयर ही वर्क। वो अपने पार्क में पानी दे रहे थे जहां पर वो काम करते थे। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग
It was found that insulation of the electric wire from the night lamp was cracked and full 220 volt current was live on the lamp pole. तो हुआ क्या बच्चों, तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मतलब उन्होंने तो अपना कंट्रोल खोया और वो वहां पर गिर गए। अब गिरे तो क्या हुआ, उनको करंट लगा, राइट। अब ये तो आगे पढ़ने में पता चलेगा कि वो मरे थे या ठीक ठाक थे, राइट। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि वहां पर जो वायर था इलेक्ट्रिकल लैम्प का वो वहां से कटा हुआ था, और जो वायर वहां से कटा हुआ था उसमें फुल 220 वोल्ट का करंट लाइव था। जो कहां पर था करंट एक्टिव, लैंप पोल के ऊपर। The park caretaker had just watered the plant and the electric current was live in water while he watered the plant. This means the wire was not inspected regularly. तो हुआ क्या, वो पानी डाल रहे थे और पानी डालते डालते वो पानी कहाँ पर चला गया, उस लैंप के ऊपर पानी गिरा। अब जैसे ही पानी उस लैंप पे गिरा तो पूरे एरिया में क्या हुआ बच्चों, करंट फैल गया। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि उस वायर को प्रॉपरली इंपैक्ट नहीं किया गया था, रेगुलरली उसकी केयर एंड टेक नहीं की जा रही थी, राइट। अदरवाइज द डैमेज इंसुलेटेड वायर शुड हैव बीन चेंज्ड एंड रिप्लेस विद अ न्यू सेफ टू टच वायर। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी अगर आपको कोई वायर कहीं से क्रैक दिख रहा है, कहीं से कटा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इसके कारण अगर इसको कोई टच कर ले तो कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपको ही एक्शन लेना चाहिए कि उन वायर को चेंज करा जाए या प्रॉपर उनको रिप्लेस कराया जाए। टाइम टू टाइम सारे वायरिंग को चेक किया जाए कि कहीं से कोई वायर में क्रैक तो नहीं है, कोई वायर डैमेज तो नहीं है, जिससे क्या हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से टल जाए, राइट। तो ये थी बच्चों की इलेक्ट्रिकल शॉक से आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। आगे चलते हैं, केस स्टडी 3 बोलता है हजार्ड्स ड्यू टू फायर। अगर बच्चों फायर लगी हो तो आप कैसे करोगे वो समझते हैं। देखिए, A storekeeper was in a habit of throwing the plastic waste and packing waste in the back door ऑफ हिज स्टोर। तो जो एक स्टोर कीपर थे उनकी क्या हैबिट थी कि वो सारे प्लास्टिक के कचरे को अपने स्टोर के पीछे के दरवाजे पर रख देते थे। द हाउस कीपिंग स्टाफ वॉज इन अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट ड्यूरिंग देयर ब्रेक टाइम। और जो उनका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट था उनकी क्या हैबिट थी कि वो हमेशा क्या करते थे, स्मोकिंग करते थे सिगरेट को, हमेशा उनके ब्रेक के टाइम में। One week the pile of plastic and packing garbage was not clean. तो एक हफ्ते क्या हुआ, जो बैक डोर पे वो हमेशा अपना प्लास्टिक का मटेरियल जमा करके रखते थे गार्बेज, वो वहाँ पर गार्बेज वहाँ का क्लीन नहीं हुआ, वहीं पर इकट्ठा रहा। One of the shopkeeping staff was threw the discarded cigarette in that garbage। और उन्हीं स्टाफ में से एक ने क्या किया, अपनी सिगरेट को मतलब अपनी डिस्कार्डेड सिगरेट को उस गार्बेज में उन्होंने डंप कर दिया। हीप ऑफ प्लास्टिक एंड पैकिंग मटेरियल, जहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक और पैकिंग मटेरियल था। एज द डे वॉज हॉट एंड सनी, और उस दिन का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा तेज धूप वाला था और गर्मी भी ज़्यादा थी। द गार्बेज कार्ट फायर, तो जो गार्बेज में क्या हुई, आग लग गई। बाय द टाइम द फायर वॉज नॉट नोटिस, fire flames engulfed the whole back area causing heavy damage to store and the back door area। तो हुआ क्या, जो वहाँ के जो फायर अलार्म थे वो प्रॉपरली टाइम पे बीप नहीं किए, तो उससे क्या हुआ, पूरे एरिया को फुल्ली डैमेज हो गया एंड द बैक डोर एरिया, और जो उसका बैक डोर का एरिया था वो फुल्ली क्या हो गया, उस आग की चपेट में आ गया और पूरी तरीके से क्या हो गया, डैमेज हो गया। The fire could not have been prevented if the storekeeper had taken appropriate garbage disposal measure restricting smoking in the premises। अगर यहाँ पर हमको ये सीखने को मिला है कि अगर शॉपकीपर प्रॉपर क्या करते, उस गार्बेज को क्या कराते, डिस्पोजल कराते, और इस बात का ध्यान रखते कि कोई भी स्टाफ का मेंबर उस जगह पर स्मोकिंग नहीं करेगा, तो वो इतनी बड़ी दुर्घटना से वहां पर बच सकते थे। तो ये एक दूसरी 3rd नंबर की केस स्टडी थी बच्चों। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही से इतनी बड़ी आग लगी और उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, राइट। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ सीखा है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें
क्लियर होगी, राइट। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हमारा यहाँ पर एंड होगा। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे देती हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो बच्चों आप इस पर एक्सेस करोगे तो आपको सभी तरह के नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, डेली यहाँ पर MCQ के टेस्ट लगाए जाते हैं। अगर आप सिंपली आपको MCQ टेस्ट में अपने आप को रजिस्टर कराते हो और आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट के बीच में आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो बच्चों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर एक्सेस करिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपके टर्म 1 के जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने बुक डिज़ाइन की है, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, और इनके प्राइस भी काफ़ी लो है। तो इन्हीं के साथ साथ बच्चों आप मेरा कोड लगाओगे प्रीति30, तो इसमें आपको बच्चों फर्दर 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी बुक की प्राइस काफ़ी लो हो जाएगी, राइट। तो बच्चों ज़रूर एक्सेस करिएगा, परचेस करिएगा और रिव्यू भी हमें बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी है, ताकि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम को आप काफ़ी अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सके। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, चलिए, थैंक